वेलकम टू द मोदिकल क्लासेस। कल हमने पढ़ा था WBC, आज हम पढ़ेंगे अपना प्लेटलेट्स को बायो की लैंग्वेज में कहते क्या हैं। जैसे हमने RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को लिम्फोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेट को क्या कहेंगे हम? थ्रोम्बोसाइट। जैसे हमने RBC का पढ़ा था कि वो कितनी होती है, वो मिलियंस में होती है। जो WBC होती है वो 1000 में होती है और ये हमारी लाख में होती है। ये 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml तक होती है। ये बनती कहाँ है? जैसे हमारा RBC बनी थी हमारी बोन मैरो में, WBC भी हमारी बोन मैरो में बनी थी, यानी कि फॉर्मेशन का होता है। तो प्लेटलेट भी हमारा कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। ये भी कहाँ बनती है? बोन मैरो में। हमने RBC का पढ़ा था लाइफ स्पान 120 डे होता है, WBC का 2 to 4 डेज होता है, इसका 8 to 10 डेज होता है। लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन तक ये जीवित रहती है, यानी कि इनका जीवन काल 8 से 10 दिन तक का। नेक्स्ट, ये डेथ कहाँ होती है? जैसे हमारी RBC जो थी वो स्प्लीन में डेथ हुई थी, WBC हमारे ब्लड में डेथ हो रही थी, और जो ये प्लेटलेट होती है ये भी हमारे ब्लड में ही डेथ होती है, यानी कि इनकी मृत्यु भी ब्लड में होती है। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि रीजनरेशन कहाँ होता है। जो हमारी RBC थी उसका रीजनरेशन हमने पढ़ा था, वो हमारा स्प्लीन में हो रहा था, WBC का ब्लड में हो रहा था, और इसका रीजनरेशन प्लेटलेट का कहाँ होगा? इसका भी ब्लड में होगा। यानी कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इनको कहते क्या है बायो की लैंग्वेज में? थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या कितनी होती है? 4.5 से 5 लाख पर 100 ml। फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारा? बोन मैरो में। लाइफ स्पैन होती है 8 से 10 दिन तक की। डेथ होती है इनकी ब्लड में। रीजनरेशन इनका होता है ब्लड में। एक हमने उसमें पढ़ा था कि हमारा जो RBC और WBC का हमने रेशो पढ़ा था वो 600:1 आ रहा था। तो अब इसमें ऐड हो जाएगा हमारा प्लेटलेट का रेशो कितना होता है? 40। ठीक है, यानी कि 600 अगर 1 WBC पे 600 RBC होगी और 40 प्लेटलेट होगी। या कैसे पढ़ सकते हो कि 600 RBC पे 1 WBC 40 प्लेटलेट होंगी। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे फंक्शन, कार्य। जो हमारी RBC थी वो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवाई थी। WBC हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही थी, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही थी। और ये हमारा क्या करती है? ये इसका फंक्शन क्या होता है? कार्य टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। ये बेसिकली वर्क क्या करती है? इनका मेन फंक्शन, जैसे हमने RBC पढ़ी थी, उसका मेन फंक्शन था कि गैसेस O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करना। जो WBC थी वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती, लेकिन जो हमारी प्लेटलेट होती है वो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाती है, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर बनाती है। ये हमारे शरीर में कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर का मतलब रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक। तो बेसिकली क्या, ये हमारे शरीर में तीन होते हैं। नंबर 1 होता है कैल्शियम। ये जो भी हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है ये उसका यूज़ करते हैं। नंबर 2 होता है विटामिन के। नंबर 3 होता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी होती है ये हमारे शरीर में? प्रोथ्रोम्बिन,
थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये 4 प्रोटीन मिलके हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। इसमें क्या क्या पढ़ा कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, कि प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है वो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए होता है। मतलब रुधिर कैसे, जैसे हमारे चोट लगी तो वहाँ रुधिर का थक्का जमता है, यानी खून जम जाएगा वहाँ पे, तो वो कार्य कौन करती है, हमारी प्लेटलेट। प्लेटलेट मतलब रुधिर के जमने के फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कारक क्या क्या चाहिए कि ये चीज़ हमें चाहिए। हमें कैल्शियम चाहिए, हमें विटामिन के चाहिए और नेक्स्ट हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन कौन कौन सी, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 4 प्रोटीन बेसिकली यूज़ होती है रुधिर का थक्का जमने में। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग कैसे होती है। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग होती कैसे है, रुधिर का थक्का जमता कैसे है। क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या होती है, जैसे हमारे शरीर पे जैसे वेन है, कोई भी नर्व्स मान सकता है, ये यहाँ पे ये कट गई, यहाँ पे कट लगी, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा था। 4 से 5 मिनट में हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमना शुरू हो जाता है। तो चोट लगी हमारे शरीर में, ये यहाँ से वेन फट गई और ये यहाँ ब्लड बाहर निकल गया, ये बाहर ब्लड निकल रहा है हमारा बेसिकली। तो होता क्या है, प्लेटलेट आती है और यहाँ पे एक जाल बनाती है, रिएक्शन होती है और यहाँ पे एक जाल बना देती है और उसको रिसाइकल कर लेती है, यानी कि इसका पुनः निर्माण कर लेती है। तो क्या होगा इसमें, जो हम यहाँ पे विटामिन के आएगा, विटामिन के कहाँ से मिलता है हमें, बेसिकली लीवर से मिलता है। यहाँ से प्लेटलेट आएंगे और ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ एक ऐसा जाल सा बना देंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में रुधिर का थक्का जमने में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है और प्रोथ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन में यहाँ पे फिर एक रिएक्शन होती है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की प्रेजेंट में किस में चेंज हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। ये क्या होती है, ये इनएक्टिव होता है और ये इसको कैल्शियम की प्रेजेंट में थ्रोम्बिन में चेंज हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। फिर फाइब्रिनोजन होता है, वो फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, वो हमारे शरीर में सोल्यूबल होता है, यानी कि घुलनशील, और ये नॉन सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल क्या होता है, सोल्यूबल का मतलब, घुलनशील का मतलब हो गया जो भी, जैसे पानी में हम चीनी घोल देते हैं तो वो सोल्यूबल है, लेकिन हम पानी में रेत नहीं घोल पाते तो वो क्या हो गया, इनसोल्यूबल हो गया। फाइब्रिनोजन जो होता है वो हमारे शरीर में सोल्यूबल फॉर्म में होता है, और जब ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो जाएगा तो वो नॉन सोल्यूबल हो जाएगा। नॉन सोल्यूबल होते के साथ ये यहाँ जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है क्लॉटिंग का प्रोसेस, कुछ नहीं है इसमें। लीवर से विटामिन के आएंगे, प्लेटलेट आएंगे और प्रोटीन्स आएंगी हमारी, वो रिएक्शन करेंगी। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में चेंज होगा, प्रोथ्रोम्बिन फिर हमारा थ्रोम्बिन में चेंज होगा। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन जो है हमारी एक्टिव फॉर्म है। जो फाइब्रिनोजन होता है वो फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है, और जबकि फाइब्रिन हमारा नॉन सोल्यूबल होता है। अगर ये सोल्यूबल होगा तो ये थक्का कैसे जमाएगा, तो नॉन सोल्यूबल हो जाता है और ये यहाँ जम जाता है, क्योंकि ब्लड में तो ये घुलने का ही नहीं। तो ये थी हमारी क्लॉटिंग की प्रोसेस कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी होता है और फाइब्रिन भी होता है। तो हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता, यानी कि शरीर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। तो वो क्या है, यानी कि एंटी
क्लोटिंग एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्या है हमारा? हिपेरिन। यानी कि हमारे शरीर में हिपेरिन बनता है। हिपेरिन बनता कहाँ से है? बेसोफिल और लीवर से। बेसोफिल, WBC और लीवर मिलके हमारे शरीर में हिपेरिन को रिलीज करते हैं ताकि हमारे शरीर में रुधिर का थक्का ना जमे। अगर हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जम गया तो यानी कि हमारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और हमारे ऑर्गन वर्क करना बंद कर देंगे। तो हमारे शरीर में क्या घुला रहता है? हिपेरिन घुला रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। हमारे शरीर में एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्या है? हमारा हिपेरिन है। अगर किसी को हिपेरिन की कमी हो जाए, यानी कि किसी के शरीर में हिपेरिन इतना ना बन पाए जितना उसके शरीर में बनता है, हिपेरिन की कमी, तो हम क्या करते हैं? उसको आर्टिफिशियल हिपेरिन उसको प्रोवाइड कराते हैं, जो है हीरोडिन। ये मिलता कहाँ से है? ये जोक से मिलता है, जोक के लार्वा से, यानी कि सलाइवा ऑफ लीच। जैसे किसी के अंदर हिपेरिन की कमी होगी, मतलब शरीर उतना नहीं बना पा रहा जितना बनना चाहिए, तो उसके शरीर में थक्के जमने लगेंगे। तो थक्के जमेंगे तो उसका जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुकेगा। तो उसमें क्या करते हैं? हम उसको आर्टिफिशियल हिपेरिन देते हैं। आर्टिफिशियल हिपेरिन किस रूप में देते हैं? हम हीरोडिन में देता है। हीरोडिन कहाँ से मिलता है? हमें जोक के लार्वा से मिलता है, यानी कि सलाइवा ऑफ लीच से हमें मिलता है। तो फिर ब्लड बैंक में कैसे हम ब्लड देते हैं? जैसे हमने ब्लड देते हैं ब्लड बैंक में, वहाँ पे भी तो नहीं जमता। तो ब्लड बैंक में वो हीरोडिन का तो यूज़ नहीं करते। तो ब्लड बैंक में भी बेसिकली दो केमिकल का यूज़ करता है। ब्लड बैंक में रुधिर का थक्का ना जमने देने के लिए वो बेसिकली दो केमिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ तो ये सब नहीं प्रोवाइड करेंगे होता है। तो वे बेसिकली किसका यूज़ करते हैं? कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। कैल्शियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट। जो ब्लड बैंक में होता है वो 40 से 45 दिन तक हमारा ब्लड रह सकता है। उसके बाद जो होता है वो हमारा ब्लड सड़ने लगता है। तो ब्लड बैंक में क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली वो कैल्शियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट का यूज़ करते हैं, जो 40 से 45 डेज के लिए ही रखते हैं। उसके बाद जो होता है वो ब्लड हमारा सड़ने लगता है, तो यानी कि वो ब्लड खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट की बीमारियां क्या हैं। डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट ज़्यादा बन जाए, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट ज़्यादा बन जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि शरीर के अंदर ही रुधिर का थक्का जमने लगेगा। यानी कि अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट ज़्यादा बन जाए तो हमें क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। शरीर के अंदर ही हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई चोट नहीं लगी, तब भी हमारे शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बन जाएगा, तो हमारी ब्लॉक नस हो जाएगी। सेकंड है, अगर प्लेटलेट कमी हो जाए, प्लेटलेट की कमी, तो उसमें क्या होगा कि जो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमने का, चोट लगने पर जल्दी से
रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। यानी कि प्लेटलेट की कमी हो रही है तो चोट लगने पर हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनने का। अगर ज़्यादा बन जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ही रुधिर का थक्का जमने लगेगा। ठीक है। एक डिजीज़ होती है, सुना भी होगा आप सबने, हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया ये क्या होती है? ये एक आनुवांशिक डिजीज है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमें हमारे जब भी हमें चोट लगेगी तो ये जो प्रोटीन थी फाइब्रिन में चेंज कर देगी। तो इसका जो जीन होता है, जो इस जीन की सहायता से ये बनती है, वो जीन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जो हमारे अंदर हम चोट लगती है 4-5 मिनट में ब्लड का वो क्लॉटिंग हो जाती है और हम नॉर्मल हमारा सही हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि चोट लग गई और तो हमारा ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होगा, मतलब रुकने का नहीं, ब्लड लगातार बहता रहता है। यानी कि रुधिर लगातार बहता रहता है अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया। ये इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। आपने सुना होगा क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये उन्हीं की फैमिली में सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं। इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। क्रिसमस डिजीज़ यानी कि इसका पता हमें 25 दिसंबर को लगा था, तो उस दिन क्रिसमस होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट रिड्यूस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट रिड्यूस, यानी कि जो प्लेटलेट बनने की दर, मतलब प्लेटलेट का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या पड़ा? ये एक आनुवांशिक बीमारी है, इसमें रुधिर लगातार बहता रहता है, रॉयल डिजीज़ है, क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें जो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज़ रिड्यूस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज़ रिड्यूस, यानी कि इसमें रुधिर का वो प्लेटलेट की मात्रा कम बनती है। आपने सुना होगा डेंगू और मलेरिया के बारे में। डेंगू एंड मलेरिया, इसमें आपने सुना होगा कि इंसान की प्लेटलेट कम हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे अंदर प्लेटलेट की कमी, यानी कि प्लेटलेट जो है वो उनकी संख्या कम हो जाती है। तो होता क्या है इसमें? डेंगू जो होता है वो, डेंगू मलेरिया दोनों में प्लेटलेट की कमी नहीं होती, सिर्फ डेंगू में प्लेटलेट की कमी होती है। मलेरिया में जो होता है वो हमारे आरबीसी की कमी होती है, इसमें आरबीसी की कमी होगी, इसमें हमारे प्लेटलेट की कमी होगी। ये एक पैथोजन के कारण होता है, इसका पैथोजन होता है एंड्रो वायरस, और जबकि मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, यानी कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो एक बैक्टीरिया है। इसका जो वाहक होता है फीमेल एडिस होता है, इसका जो वाहक होगा फीमेल एडिस इजिप्टी होता है। मलेरिया का जो होता है वो फीमेल एनोफिलस होता है, एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी प्लेटलेट्स कम होती है और इसमें हमारी आरबीसी की कमी होती है। ठीक है। बेसिकली डेंगू में हमारी प्लेटलेट कम होगी, डेंगू किसकी वजह से होगा? एंड्रोवायरस की वजह से होगा, जबकि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसका जो वाहक होता है यानी कि वेक्टर जिसे हम कह सकते हैं, वेक्टर यानी कि कौन कैरी कर रहा है? वेक्टर वो होता है
जैसे जो बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, मतलब एक चीज़, जैसे कुरियर वाले होते हैं वो एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ऐसे ये जो होता है फीमेल आइडेंटिटी, ये एंट्रोवायरस इन पर अटैच हो जाता है और ये हमको काट लेते हैं, तो हमें उससे ये बीमारी हो जाती है, ऐसी ये। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है।